श्री राम जय जय राम। नमस्कार साथियों, नवोदय विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस चैनल के माध्यम से जो हम ये दूसरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसमें हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके आधार पर धरती पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भोजन या हम कह सकते हैं पोषण का प्रक्रम चलता है। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे सजीव जगत को, लिविंग सिस्टम को पोषण, भोजन या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश संश्लेषण, और अंग्रेजी में हम इसको लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसा संश्लेषण मतलब ऐसी सिंथेसिस, ऐसी निर्माण प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, या जो प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो देखी जाती है पादपों में, प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी स्पेशली जो हरे भाग हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे कि पत्तियां, लीव्स, उनमें यह प्रक्रम संपन्न होता है, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक ऑर्गेनाइज्ड परिभाषा, संगठित परिभाषा आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में, कि प्रकाश संश्लेषण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक भौतिक, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही साथ रासायनिक मतलब केमिकल, जिसको हम बोल सकते हैं फिजियो केमिकल रिएक्शन है, अभिक्रिया है। एक रिएक्शन नहीं है, इसमें कई मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जिसमें होता क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वर्णकों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए अलग अलग प्रयोगों के आधार पर समझने की कोशिश की है, और उन्हीं प्रयोगों में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रयोग की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है जोसेफ प्रिस्टले प्रयोग। जोसेफ प्रिस्टले का जो प्रयोग है उसको हम यहाँ देख सकते हैं। जोसेफ प्रिस्टले का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में जोसेफ प्रिस्टले ने 3 सेटअप देखे। उन्होंने एक ग्लास का बर्तन लिया है, कांच का बर्तन, और उसमें एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ उन्होंने एक जीवित चूहे को रखा है। चूहे का डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं
क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है। और कुछ देर बाद देखा तो चूहा जो है वो मरा हुआ या मृत पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉक्स में या इस ग्लास जार में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए चूहा मर जाता है। दूसरा प्रयोग जो उन्होंने किया, उस सेट में उन्होंने उसी टाइप के ग्लास जार में मोमबत्ती यानी कैंडल जलाई, उसको कवर किया ग्लास जार से, और उसके साथ में एक प्लांट का पॉट मतलब गमला रखा जिसमें एक लाइव प्लांट, ओरिजिनल प्लांट उन्होंने प्लेस किया, और उसके साथ में वही उसी तरीके से, पुराना वाला तो मर चुका है, उसी तरीके से एक नया चूहा जो है वो लिया। और उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद, जैसा कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में चूहा मर गया था, यहाँ पर ना तो चूहा मरा है और ना मोमबत्ती बुझी है। डियर फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट में चूहा भी मर गया था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मोमबत्ती भी बुझ गई थी। तो चूहा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई जब प्लांट नहीं था। जब प्लांट साथ में था तो चूहा भी जीवित है और मोमबत्ती भी लगातार जल रही है, मतलब बुझी नहीं है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की कमी को पादप जो है दूर कर रहा है। इसका मतलब प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, पादप जो है वो ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, और इसी प्रक्रिया को उन्होंने फोटोसिंथेसिस के रूप में कंसीडर किया। उसके बाद अगले प्रयोग की बात करते हैं। तो अगला प्रयोग जो है वो किया है जॉन इंजनहाउस ने। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया है, सिंपली हम समझ सकते हैं कि उन्होंने एक प्रिज्म का यूज करते हुए, ये पिछले का प्रयोग है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें जॉन इंजनहाउस ने एक प्रिज्म का प्रयोग किया है, और उस प्रिज्म का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का या प्रकाश ऊर्जा के विशिष्ट स्पेक्ट्रम को देखा है या उसकी जांच की है। उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रकाश, मतलब जो 7 रंगों का प्रकाश होता है, जिसे कई बार हम सूरज भगवान के 7 घोड़ों के रूप में भी, प्रतीक के रूप में कई प्रतिमाओं में देखते हैं। तो वो 7 रंग जो है, इंद्रधनुष के रंग भी कहा जाता है, वो 7 रंग एग्जैक्टली प्रकाश के होते हैं, और उनमें से कौन सा रंग, कौन सा पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा, कौन सा एरिया जो है वो इसके लिए जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो इन्होंने पता किया है। उसके बाद हम जूलियस वॉन सेक्स के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक्स जिन्होंने ये बताया है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ग्लूकोज जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में बनता है, और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उस प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम हिंदी में मंड भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रयोग TW एंजलमैन था। उन्होंने भी वही प्रिज्म वाला प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने वो प्रयोग जो है वो एल्गी पर किया है, शैवाल पर किया है। प्रिज्म से पास होने वाली 7 रंगों वाली लाइट को ये सामने उन्होंने एक बर्तन में, ट्रांसपेरेंट कांच के बर्तन में शैवाल के तंतुओं को रखा है, और उन्होंने देखा है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जाती है, वहीं से जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस छोटे छोटे बबल्स, बुलबुलों के रूप में होती है, जिसे
उन्होंने ये प्रूव किया है कि कौन सा स्पेक्ट्रम या कौन सी कलर की लाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं तो वो किया है कॉर्नेलियस वैन नील, और इन्होंने बैक्टीरिया पर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रीन और पर्पल कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, मतलब माइक्रोब्स भी, जीवाणु भी पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसा एक्सेप्शनली केवल जीवाणुओं में देखा जा सकता है, बाकी पादप के अलावा और कोई प्रकाश संश्लेषण को परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया में कुछ ऐसे लवक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं प्लांट्स की तरह ही, इसलिए वो भी प्रकाश संश्लेषण को परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा वैन नील ने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जनरल प्रोसेस की, जनरल रिएक्शन की। हालांकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन इनिशियली बच्चों को बताया जाता है कि CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ही कंबाइन होकर C6H12O6 और साथ में कुछ O2 के रूप में, मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन को बनाते हैं। और इस प्रोसेस में एग्जैक्टली लाइट का रोल होता है, प्रकाश का रोल होता है, और साथ में एक पर्टिकुलर पिगमेंट काम में लिया जाता है जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं, जिसे मैं अब यहाँ लाल कलर से लिख रहा हूँ, क्लोरोफिल, लेकिन ये वास्तव में हरा होता है। और ये जनरल इंट्रोडक्शन समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए। दूसरी चीज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थल, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो हम यहाँ तक तो पढ़ ही चुके थे कि पादपों में होता है, हरे भागों में होता है, पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में भी कौन सी जगह होता है उसके बारे में हम गहराई से समझने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो सेल वाले चैप्टर से, कोशिका वाले अध्याय से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये जो पादप की पत्तियां हैं, और ये पत्तियां स्पेशली कहाँ हैं, हरे भाग में है, और इन पत्तियों के अंदर एक SD इमेज से मैं भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ये सब चीजें दिखाऊंगा। तो ये पर्ण मध्योतक नाम का एक उत्तक होता है, मतलब सेल्स का ग्रुप होता है, जिसको मीजोफिल सेल्स या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं भी कहा जाता है। और इन कोशिकाओं में भर भर के बहुत ज्यादा अमाउंट में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको अपन बोलते हैं हरित लवक, अंग्रेजी में जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। और यही वो स्ट्रक्चर है प्यारे भाइयों और बहनों जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी को हम प्रकाश संश्लेषण का प्रॉपर स्थल, लोकेशन मान सकते हैं जहाँ पर ये भोजन बनता है। मतलब ये पौधों के लिए रसोई की तरह काम करने की जगह है। कैसा ये होता है, कलर डायग्राम में आपको भी स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले हम बोर्ड पे देखेंगे। ये एक डबल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जिसकी बाहर और अंदर वाली झिल्लियां होती है, जिसको हम बाह्य और अंतः झिल्ली बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है कोशिका द्रव्य की तरह, साइटोप्लाज्म की तरह, जिसे हम पीठिका बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा अंग्रेजी में। और स्ट्रोमा के अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिलर्स बने हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक के ऊपर एक सिक्कों की ढेरी बनी हुई है, पाइल ऑफ द कॉइन बनी हुई है, एक के ऊपर एक सिक्के जमे हुए हैं, और वो आपस में इसी तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हमें पीठिका पत्रक, स्ट्रोमा लेमेले कहते हैं, जो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं टावर जैसी, इस एक स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहा जाता है। इसके प्लूरल की बात करते हैं तो इसको बिग्रेना बोल सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक जो ये सिक्के वाली स्ट्रक्चर है, अगर मैं और इसको थोड़ा जूम करके यहाँ देखता हूँ तो ये सिक्के वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है एक थैलेकोइड में भी,
और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे बाकी अदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसी तरीके से इसकी मेम्ब्रेन्स में जो है वो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण को शुरू करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। इनको क्या बोला जाता है? एंटीना मॉलिक्यूल्स या ग्राही अणु कहा जाता है। और बेसिकली ये बने हुए होते हैं वर्णकों से निर्मित होते हैं। वर्णकों के हजारों अणुओं से बने होते हैं। और वर्णकों के हजारों अणुओं से बने होते हैं। तो वर्णक की जैसे हम बात कर रहे थे, वो तो सबसे पहले उसी का नाम आता है जिसको हम जानते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित के नाम से। तो ये जो लोकेशन है वो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है एक प्लांट की लीफ में। और इस प्लांट की लीफ को हम देखने के लिए एक इमेज आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। और ये इमेज अगर आप देखोगे तो आप आसानी से इस बात को समझ पाओगे कि किस तरीके से प्लांट्स में मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो होता है। ये देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि एक हरी लीफ है, ग्रीन लीफ है। उसके अंदर हम काट कर क्रॉस सेक्शन करके देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें एक ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली लेयर है। दोनों के बीच में कुछ ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस बने हुए हैं जिन्हें हम सेल्स या मीजोफिल सेल्स बोल रहे हैं। उसी में से एक सेल को निकाल कर देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है। और इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी हम स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पर बना रहे थे। ये वास्तव में कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि किस तरीके से एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिखाई देता है। थैलेकोइड उसमें है, ग्रेना पूरे स्टोर को बोल रहे हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको लेमेले बोल रहे हैं। और इसी तरीके से ये पाया जाता है। अब ये इमेज मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसा कि हमने देखा कहाँ होती है? हरित लवक में होती है। और ये हरित लवक जो होता है वो प्लांट्स की लीव्स के बीच में कुछ विशेष सेल्स, जिनको हम पर्ण मध्योतक मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, उनमें पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। और वहीं से ये प्रकाश संश्लेषण के काम को सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। अब हरित लवक की अगर बात करी जाए तो हरित लवक में एग्जैक्टली काम का विभाजन होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें हरित लवक के भागों में श्रम का विभाजन होता है। संश्लेषण से संबंधित कामों का बंटवारा होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि हरित लवक में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो है थाइलेकोइड, जैसा हमने देखा था। और इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या हम बात कर रहे थे? वर्णक होते हैं। और वो वर्णक किसकी तरह काम करते हैं? एंटीना या ग्राही अणु की तरह काम करते हैं। और एंटीना और ग्राही जो है वो करता क्या है? वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्रकाश को अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण करता है। और इस प्रोसेस को स्पेशली कहा जाता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सारा काम जो है वो लाइट से जुड़ा हुआ है। लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, और हिंदी में उसी को बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है एग्जैक्टली? सनलाइट आती है और उसकी प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका विघटन होता है। और विघटन होने के बाद ऑक्सीजन प्लस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुक्त होते हैं। और ये उच्च
ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुक्त होते हैं। और जिस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे पिछले के एक्सपेरिमेंट में, जो चूहे को नहीं मरने दे रही थी एक प्लांट की प्रेजेंस में, वो इसी का कमाल होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में होने वाला जल के अणुओं का विघटन जो है वो उससे ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और उसी से हम लोगों की यहाँ पर ये धरती की वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता या उपस्थिति जो है वो मेंटेन रहती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि ज्यादा पेड़ काटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे मेट्रो सिटीज में देखा जाए, जयपुर, बॉम्बे और भी बड़ी बड़ी सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, जैसे जैसे प्लांट्स कम होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कई जगह तो 15, 16, 17 तक रह गया है। जनरली हम बुक्स में इसको 21% पढ़ते हैं। तो 21% मेंटेन रहे, उसके लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण में भी पर्टिकुलर देखा जाए तो लाइट रिएक्शन उसके लिए प्रॉपर रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो काम है प्रकाश संश्लेषण में, एग्जैक्टली वो काम जो होता है वो होता है स्ट्रोमा में, हरितलवक के स्ट्रोमा में, जिसको हम पीठिका बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में क्या होता है कि स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं वहां पर संपन्न करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं, जिनको हिंदी में हम उत्प्रेरक बोलते हैं। मतलब ये उस काम के लिए किसी न किसी को उकसाते हैं, किसी न किसी को प्रोवोक करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसलिए इनको उत्प्रेरक बोलते हैं। और वो प्रक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये बहुत सारी होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है। बच्चों वाली रिएक्शन में हम देखते हैं कि CO2 + H2 बन गया ग्लूकोज, लेकिन वास्तव में बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो जब पीठिका में होती है तब जाके फाइनली CO2 जो वायुमंडल की होती है, एटमॉस्फेयर की होती है, वो वायुमंडलीय CO2 जो है उसको फिक्स कर देते हैं। उस फिक्स मतलब वो उड़ी उड़ी फिरती है वायुमंडल में, तो उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। फिक्स कैसे वर्क करते हैं कि उससे एक सॉलिड मॉलिक्यूल बना देते हैं, उससे एक ठोस अणु बना देते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और ये ग्लूकोज एग्जैक्टली जो है वो एक काइंड ऑफ शर्करा है, शुगर है। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ के बहुलक के रूप में, जैसे एक अगर ग्लूकोज है तो बहुलक में क्या होगा, बहुत सारे ग्लूकोज जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इस कनेक्शन के बाद इस बहुलक को बोला जाएगा स्टार्च, और हिंदी में हम इसके क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें लाइट का कोई नाम नहीं आया है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन बोला जाता है, मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारा काम स्ट्रोमा में अंधेरे में एंजाइम्स की सहायता से होने वाली केमिकल रिएक्शंस के जरिए हो रहा है। और इस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। और इंटरकनेक्टेड क्यों होती है उसके लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उससे फाइनली दो चीजें बन जाती है, जिनको अपन बोलते हैं ATP और NADPH। ATP और NADPH जो है बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एनर्जी कॉइन्स या एनर्जी करेंसी के फॉर्म में यहाँ पर काम करते हैं। तो कहाँ काम करते हैं? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डार्क रिएक्शन में काम करते हैं। और ये काम क्या होता है एग्जैक्टली, ये फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के? ATP एंड NADH। ATP और NADH के मॉलिक्यूल्स बनते कहाँ हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और वही मॉलिक्यूल्स डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ताकि
वायुमंडल से मिलने वाली CO2 जो पत्तियों में आती है उसको फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जा सके, शुगर बनाया जा सके, भोजन बनाया जा सकते, इसके लिए काम करते हैं। तो इन प्रक्रियाओं को इन डिटेल समझने से पहले हम कुछ वर्णकों की बात करते हैं, क्योंकि बात एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है कि सारा काम जो है वो प्रकाश की उपस्थिति से होता है और प्रकाश के लिए वर्णक जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो वर्णकों की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक जो है वो एग्जैक्टली प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहे जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, और दुनिया के जितने भी रंग हैं स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सभी लगभग इनसे ही बने होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्लांट्स में होता है, तो ये वर्णक भी अधिकतर प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे भी एक्सपेरिमेंट्स में कि कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु जो है उनमें भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जा सकते हैं। इनकी हम देखें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली इनको 4 कैटेगरीज में हम यहाँ पर देखेंगे। मूल रूप में इनकी 4 श्रेणियां हैं। उस श्रेणी में सबसे पहला जो आता है उसका नाम है क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ए। दूसरी जो कैटेगरी है या दूसरा जो वर्णक है उसको बोला जाता है क्लोरोफिल बी। एक्जैक्टली ये जो नाम दिए जाते हैं क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, ये नाम जो है वो डिस्कवरी के साथ साथ ही सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्लोरोफिल रखा जाता है, और थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है उसी की वजह से उनको ए बी सी ऐसा करके मेंशन करते हैं। तो क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो वो बिल्कुल गहरा हरा रंग होता है, जैसा कि किसी स्वस्थ प्लांट में हम देखते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं चमकीला। या ज़्यादा गहरा होता है तो हम बोल सकते हैं उसको नीला हरा। लेकिन जब क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो ये थोड़ा लेमन जैसा होता है, ऑरेंज जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं पीला हरा, मतलब थोड़ा लाइट कलर होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड पिगमेंट्स की, और थर्ड पिगमेंट जो है उसको कहा जाता है ज़ैंथोफिल, और फोर्थ पिगमेंट जो है उसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एग्जैक्टली इन्वेंशन गाजर से किया गया था, गाजर में सबसे पहले देखा गया था, इसी वजह से कैरट से इसका नाम कैरोटीनॉइड रखा गया है। ये ज़ैंथोफिल जो है वो लगभग पीला कलर रिप्रेजेंट करता है, और जो कैरोटीनॉइड है वो लगभग नारंगी रंग प्रेजेंट करता है, या आजकल उसको हम गाजरी भी बोलते हैं। उसके अलग अलग टोन्स होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कंसंट्रेशन है। और इसको हम और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि पीले से लेकर नारंगी तक का पूरा वेरिएशन जो है वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। हालांकि प्लांट्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग कलर हमने को देखने को मिलते हैं, उसके लिए और भी कुछ पिगमेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली जो सभी प्लांट्स में कॉमन चीज़ें होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो है क्लोरोफिल ए जो बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लू ग्रीन होता है, दूसरा है क्लोरोफिल बी जो थोड़ा येलोइश ग्रीन होता है, तीसरा है ज़ैंथोफिल जो थोड़ा पीला होता है जैसे कि सरसों के फूल होते हैं, एंड फोर्थ वन इज कैरोटीनॉइड जो नारंगी से लेकर नारंगी गाजरी रंग का होता है, या हम कह सकते हैं कि पीले से जैसे हम ऑरेंज की तरफ बढ़ते हैं तो उसके सारे शेड्स जो है छोटे लाइट और डार्क वो सभी इससे अपीयर होते हैं या अभी इससे बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये कलर जो है वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। तो उसके लिए हमें एक डायग्राम जो मैं शो कर रहा हूँ उससे समझना होगा स्क्रीन पर कि बेसिकली ये पिगमेंट्स जो हैं
वो सनलाइट को पूरा नहीं कैप्च करते हैं और कुछ एरिया जो उसका होता है, मतलब उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसके कुछ एरिया को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हम एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस जो है नीचे वाला है उस पर हम वेवलेंथ को शो कर रहे हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर लाइट एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं। इसमें दो ग्राफ इन्वॉल्व है। रेड वाला जो ग्राफ है वो बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कितना हो रहा है, उसकी दर क्या है, उसकी रेट क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ये डॉट डॉट करके दो तीन अलग अलग कलर के ग्राफ्स हैं वो अलग अलग बीटा कैरोटीन, जैसा कि कैरोटीनॉइड में बात कर रहे थे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अलग अलग वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को दिखा रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है जिसको हम क्लोरोफिल बी बोल रहे हैं या क्लोरोफिल ए से शुरू करते हैं, क्लोरोफिल ए जो है वो लगभग यहाँ हम देख सकते हैं कि 460 के आसपास की, मतलब 450 से थोड़ा ज़्यादा 460 के आसपास जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस करता है। क्लोरोफिल बी को अगर देखते हैं तो ये भी लगभग इससे थोड़ा पहले 450 के आसपास करता है। और जो बीटा कैरोटीन है वो लगभग 500, मतलब 480, 490 या 480, 490 480 के आसपास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। उसके बाद बीच वाला जो वेवलेंथ है जो यहाँ पर ग्रीन कलर से शुरू हो रहा है उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब प्लांट्स जो हैं वो हरे कलर के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषण नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो रेड की तरफ बढ़ रहा है वेवलेंथ में, 700 से पहले 650 के बाद एक बार फिर से ग्राफ जो है वो सभी पिगमेंट्स का हाई देख रहे हैं। लेकिन ये जो खुद रेड कलर के दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनमें कैरोटीन कंपोनेंट ज़्यादा होता है, जैसे गाजर, टमाटर वगैरह, पपीता, वो चीज़ें, कलरफुल चीज़ें जो है वो आगे वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। वो केवल क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, मतलब जो हरे भाग हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल जो है वो अलग अलग जगह पर ये चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश एब्जॉर्ब करता है। ओके, आप आराम से देख सकते हो तीनों डॉट वाले ग्राफ जो हैं वो अलग अलग पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ पर। जैसा आप देख रहे हैं 400 से 760 के बीच में एब्जॉर्प्शन को दिखा रहे हैं। ग्रीन वाली लाइट, ध्यान रखना, ग्रीन हरा प्रकाश जो है वो कभी भी पौधे अवशोषित नहीं करते, इसलिए पौधे हरे कलर के दिखते हैं क्योंकि वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं, उसका परावर्तन कर देते हैं। और ये रेड लाइन जो है वो शो कर रही है प्रकाश संश्लेषण की दर, मतलब कितना फास्ट, कितना ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है। तो जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ग्लूकोज बनने जा रहा है। ओके, अब हम इस इमेज को यहाँ पर हटा देते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो सबसे मेन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। बाकी पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है या ज़ैंथोफिल है, वो सभी पिगमेंट जो है वो हेल्पर के रूप में, असिस्टेंट के रूप में या सहायक वर्णकों के रूप में काम आते हैं। तो यदि हम बात करें तो सहायक वर्णक और मुख्य वर्णक कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है उसको अपन ने कहना है मुख्य वर्णक, मेन पिगमेंट। और बाकी जो क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, या हम लिख रहे थे ज़ैंथोफिल्स हैं, इन सभी को हम सहायक वर्णकों की कैटेगरी में रखते हैं। अब किस तरीके से ये काम करते हैं, लाइट को पकड़ते हैं, तो उनका तरीका ये होता है एग्जैक्टली लीफ में, जिसको हम थाइलेकोइड बोल रहे थे, तो थाइलेकोइड की झिल्ली में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड झिल्ली में अगर हम देखते हैं तो वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में वर्णक कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं और एक एंटीना जैसी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं।
जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए को में कुछ सेंटर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेन पिगमेंट है। हमने पढ़ा था गहरा नीला हरा होता है, और बाकी जो हैं उनको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, कैरोटिनॉइड्स जेंथोफिल इसमें आ गए हैं, और क्लोरोफिल बी के लिए भी मैं कुछ एक दो चीज़ें ब्लैक राउंड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस वन इज क्लोरोफिल, दिस वन इज जेंथो और कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल। तो कैसे ये काम करता है, जैसे ही किसी अर्ली मॉर्निंग में सनराइज होता है, सूरज भगवान से प्रकाश की किरणें निकलती है, तो वो किरणें सबसे पहले पत्तियों की मीजोफिल सेल में जो हरित लवक है उनकी थाइलेकोइड झिल्लियों तक आती है। और ये जो सोलर रेडिएशंस है, जिनको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, होती बहुत सारी की है, लेकिन हमें केवल लाइट रेडिएशंस की बात करनी है, प्रकाशीय ऊर्जा की बात करनी है, जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। उसकी वेवलेंथ वगैरह की भी हम बात करेंगे। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पार। प्रकाश संश्लेषण, सक्रिय विकिरण, ऐसी लाइट्स आने पर, जो हम ग्राफ में देख रहे थे कौन कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण बोलते हैं। जैसे ही इस सेटअप पर, जिसको अपन क्या नाम दे रहे थे, एंटीना या ग्राही बोल रहे थे, फोटॉन्स के रूप में लाइट आती है। आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स वगैरह में कि फोटॉन के रूप में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं, और पार्टिकल वाली फॉर्म को ही हम शायद फोटॉन कहते हैं। यहाँ से जैसे ही ये सारी चीज़ें इस सिस्टम पर पड़ती है, तो इस सिस्टम से कुछ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होकर बाहर निकल रहे हैं, और ये होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स। और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रिसिपिएंट के पास जाते हैं, ग्राही के पास जाते हैं, और यहाँ से सारा काम शुरू होता है लाइट रिएक्शन का। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो सारे पिगमेंट्स और ये मिलकर बना रहे हैं, ये सब लाइट पकड़ने के लिए एक एंटीना बना रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्रकाश ग्राही सम्मिश्र, क्योंकि ये सब मिलकर सनलाइट की कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और उसी से यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आने वाली वीडियो में हम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइट और डार्क रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप पिछले वीडियो के रेस्पॉन्स से मुझे लग रहा है कि सब लोगों को चैनल का कंटेंट जो है पसंद आएगा, और जो व्यूज़ और लाइक्स मिले हैं, लाइक्स तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन व्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी, आप लोग भी इस मुहिम में साइंस को एवरी फॉर्म तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो जल्दी ही वीडियोस की कंसिस्टेंसी, मतलब एक के बाद एक वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आपको अवेलेबल होता रहेगा, और इस मुहिम को और अच्छे से बनाने के लिए
सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें ज़रूर करना है, ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड वीडियो होता है तुरंत मिल जाए और लगातार वो इस प्रोग्राम में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।